हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। तो हम लोग का ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो लैंड रिसोर्स है वो क्या है। लैंड इज अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। इट कवर्स ओनली अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस एंड ऑल पार्ट्स ऑफ दिस स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल। तो लैंड जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है हम सभी के लिए, क्योंकि इसमें हम लोग घर बनाते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, सभी कंस्ट्रक्शन होता है, सेटलमेंट्स होते हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स होता है। तो ये पूरे अर्थ का टोटल एरिया का अगर सरफेस को 100% लेंगे तो उसका ओनली 30% खाली लैंड से कवर है और बाकी का जो 70% है वो वाटर है। तो वो जो 30% लैंड है उसमें भी सभी एरिया हैबिटेबल नहीं होता। हैबिटेबल का मतलब होता है जहाँ पे लोग रहते हैं, तो उसका बहुत ही कम एरिया या फिर कम ऐसा पार्ट होता है जिसमें कि लोग रहने के लिए वो लायक होता है। द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड मेनली ड्यू टू द वेराइड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट, द रग्ड टोपोग्राफी, स्टीप स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स, low-lying areas susceptible to water lodging, desert area, thick forested areas are normally sparsely populated और uninhabited। तो जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है पॉपुलेशन का या फिर अलग अलग पार्ट में जो लोग रहते हैं, कहीं पे ज़्यादा रहते हैं, कहीं पे कम रहते हैं, वो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि क्लाइमेट और लैंड। तो लैंड का कैरेक्टरिस्टिक मतलब उसका टाइप कैसा होता है, क्या वो प्लेन है या फिर प्लेटू है या फिर माउंटेन एरिया है, उसके हिसाब से पॉपुलेशन डिफ़र करता है। जो रॉक टोपोग्राफी या फिर जो स्टीप स्लोप होता है, माउंटेन का जो स्लोप एरिया होता है, लो लाइंग एरिया जहाँ पे कि वाटर जल्दी जमा हो जाते हैं, तो ऐसे एरिया या फिर जो डेजर्ट एरिया होता है, थिक फॉरेस्टेड एरिया जहाँ पे जंगल ज़्यादा होते हैं, ये सभी एरिया में बहुत ही कम लोग रहते हैं। Plains and rivers valleys offer suitable land for agriculture. Hence, these are the densely populated areas of the world. जो प्लेन एरिया या फिर जो रिवर वैली एरिया होता है वो एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल होता है, वहाँ पे अच्छा एग्रीकल्चर होता है, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं और वहाँ पे पानी का अवेलेबिलिटी भी रहता है। तो ये था लैंड के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं लैंड यूज। तो जो लैंड होता है उसको कैसे यूज किया जाता है। Land is used for different purposes such as agriculture, forestry, mining, building houses, roads and setting of industries. This is commonly termed as land use. तो लैंड को हम लोग जिस पर्पज के लिए यूज करते हैं उसी को ही बोलते हैं लैंड यूज। जैसे कि हम लोग लैंड को एग्रीकल्चर के लिए यूज करते हैं, वहाँ पे फॉरेस्ट्री करते हैं, जंगल लगाते हैं, पेड़ लगाते हैं, माइनिंग करते हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ को बिल्ड करते हैं। तो ये सभी चीज़ जिसको कि हम लोग लैंड को यूज करते हैं उसी को ही बोलते हैं लैंड यूज। The use of land is determined by physical factors such as topography, soil, climate, minerals and availability of water। तो जो लैंड यूज होता है वो भी बहुत सारे फिजिकल फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि टोपोग्राफी, जो लैंड का फीचर्स होता है वो कैसा होता है, या फिर जो सॉइल का क्वालिटी कैसा रहता है, वहाँ पे क्लाइमेट कैसे होते हैं, मिनरल्स वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं, या फिर वहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी है या नहीं। तो ये तो था फिजिकल फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स को छोड़ के बहुत सारे ह्यूमन फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ लैंड यूज पैटर्न। तो ह्यूमन फैक्टर में आता है, एक है पॉपुलेशन और दूसरा आता है टेक्नोलॉजी। देन लैंड कैन ऑल्सो भी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एज प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। तो लैंड को उसके ओनरशिप के हिसाब से दो भाग में डिवाइड किया गया है, एक है प्राइवेट लैंड, दूसरा होता है कम्युनिटी लैंड। प्राइवेट लैंड इज ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स व्हेयरएज कम्युनिटी लैंड इज ओन्ड बाय द कम्युनिटी फॉर कॉमन यूज लाइक द कलेक्शन ऑफ फोडर, फ्रूट्स, नट्स और मेडिसिनल हर्ब्स। जो प्राइवेट लैंड होता है तो पता चलता है प्राइवेट नाम से कि वो किसी इंडिविजुअल उसको ओन करता है या फिर उसका मालिक कोई एक पर्सन होता है। लेकिन जो कम्युनिटी लैंड होता है वो पूरे कम्युनिटी के लिए होता है, जो सोसाइटी होते हैं सभी लोगों के लिए कॉमन यूज के लिए होता है। जैसे कि फोडर, कलेक्शन ऑफ फोडर, जो चारा होता है या फिर जंगलों से जो लकड़ी हम लोग कलेक्ट करते हैं, जो फ्रूट्स, नट्स और मेडिसिनल हर्ब्स कलेक्ट करते हैं, वो सभी आएगा कम्युनिटी लैंड में। दिस कम्युनिटी लैंड आर ऑल्सो कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। तो क्योंकि वो सभी लोगों के यूज के लिए होता है तो इसलिए कम्युनिटी लैंड को कॉमन रिसोर्सेज या फिर कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज भी बोला जाता है। People and their demands are ever growing but the availability of land is limited. The quality of land also differ from place to place। तो जैसे कि जो पीपल या लोग या फिर उनके जो डिमांड्स है वो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड होता है वो लिमिटेड होता है, उतने लैंड नहीं होता है जितने कि लोगों का डिमांड्स होता है। तो जो लैंड का क्वालिटी होता है वो भी जगह जगह पे अलग अलग होता है। एक जगह पे अगर अच्छा लैंड, अच्छा सॉइल होता है तो दूसरी जगह पे जो लैंड क्वालिटी है वो ठीक नहीं भी होता है।
तो जो लोग हैं वो एनक्रोच करना शुरू कर दे रहे हैं। एनक्रोच का मतलब होता है दूसरे का जो ज़मीन या फिर जो प्रॉपर्टी है उसको ज़बरदस्ती कंट्रोल में लाना या फिर उसको अपने अधिकार में ले आना। तो लोग जो कि धीरे धीरे जो कम्युनिटी लैंड है उसको अपने यूज के लिए एनक्रोच करना शुरू कर दे रहे हैं। जैसे कि कमर्शियल एरियाज होता है या फिर जो फैक्ट्रीज होते हैं, बिल्डिंग्स होते हैं, उसको बनाने के लिए वो उसको यूज करने लगे हैं या फिर उसको एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड, सॉइल एरोजन, डिसर्टिफिकेशन आर द मेजर थ्रेट्स टू द एनवायरनमेंट बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। तो देखो जितने पॉपुलेशन बढ़ रही है उतने डिमांड्स बढ़ रहे हैं। तो पॉपुलेशन डिमांड्स को पूरा करने के लिए बहुत सारे ऐसे लैंड्स हैं जिनको कि हम लोग ओवर यूज कर रहे हैं, लैंड का ज़्यादा यूज करने लगे हैं, जिसके वजह से हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको थ्रेट्स होना शुरू हो गया, उसको खतरा या फिर उसके लिए वो अच्छा नहीं है। ऐसे बहुत सारे खतरा है लैंड के लिए, जैसे कि लैंड डिग्रेडेशन, लैंड का धीरे धीरे वेस्ट होना, उसका धो जाना या फिर खो जाना। देन लैंड स्लाइड, जो बड़े बड़े लैंड होते हैं, जो मिट्टी होता है वो एक साथ गिर जाना, नीचे धंस जाना। सॉइल एरोजन, जो सॉइल एरोज होता है, या फिर डिसर्टिफिकेशन। दीज आर द मेजर थ्रेट्स टू द एनवायरनमेंट बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। तो ये जो सब कुछ हो रहा है वो इसलिए कि लोग ज़्यादा एग्रीकल्चर करने लगे हैं और उनके जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हो रहा है वो भी दिन ब दिन बढ़ने लगा है। तो यहाँ पे देख सकते हो पिक्चर में कैसे दिखाया गया है कि जो चेंज इन लैंड यूज ओवर टाइम, कि कैसे टाइम के चलते लैंड यूज में बदलाव देखने को मिला है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 करके मार्किंग किया गया है। तो नंबर 1 वाले पिक्चर में देख सकते हो कि यहाँ पे एक रूरल एरिया दिखाया गया है जहाँ पे कि लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं। वहीं धीरे धीरे वहाँ पे बहुत सारे चेंजेस देखने को मिला है, जहाँ के एक नंबर 1 पिक्चर पे 1-2 झोपड़पट्टी जैसा घर देखने को मिल रहा है रूरल एरिया में। वहाँ पे बिल्डिंग्स बनने शुरू हो गए हैं। लोग पहले बुलक कार्ट्स में एग्रीकल्चर कर रहे थे, वही वो ट्रैक्टर्स का यूज करने लगे हैं। वहीं अगर हम लोग अर्बन एरिया में देखें तो वहाँ पे भी जो सिटीज़ है वो कितने ज़्यादा डेवलप होने लगे हैं, बहुत सारे बिल्डिंग्स बन चुके हैं, बहुत सारे गाड़ियाँ चल रहे हैं। तो ऐसे में जो लैंड यूज है वो बहुत ज़्यादा चेंज होने लगता है। ये था लैंड रिसोर्स के बारे में। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स।